Hello everyone, welcome to the Abhyas series of the UPSC, EPFO, APFC and EOAO 2026 exam. So we'll be studying today the accountancy income statement chapter. Okay, so this is basically your fifth video, okay, wherein we are going to study about the income statement. Okay, in the previous videos we have studied about the recording of transactions, the accounting principles and everything. So you can go and watch those videos, and then you can, of course, if you have watched those videos, well and good, but if not, then of course you can go back after you have watched this video as well, because वो भी आपको फिर समझ में आ जाएगी. ठीक है, चलिए इनकम स्टेटमेंट से शुरू करते हैं. बट उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ अबाउट आवर मास्टर कोर्स बट द 48 आवर ट्रायल. ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कोर्स लेना होता है, लेकिन वो सोचते हैं कि यार कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. बेसिकली मन में एक डाउट रहता है कि कोर्स कैसा होगा कैसा नहीं. सो उसके लिए एक इलाज है एडुटैप के पास. उन्होंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है. उस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वेबसाइट खुल जाएगी. ठीक है, तो आप इसमें देखेंगे कि आपको 2-day डेमो कोर्स मिल रहा है मास्टर कोर्स का. सो बेसिकली लेट अस सपोज कि एक बच्चे ने पूरा मास्टर कोर्स लिया है, आपको बिल्कुल वैसा ही एक ट्रायल मिल जाएगा फॉर द 2 days, दैट इज फॉर द 48 आवर्स. ठीक है, तो इसमें सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा. आपके कंसेप्ट क्लासेस, नोट्स, आपकी करंट अफेयर्स की मैगजीन्स, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट भी. और ये कितने रुपए में है? सिर्फ 1 रुपी. तो इट्स अ वेरी नेग्लिजिबल प्राइस. 1 रुपी में आप इसको खरीद सकते हैं. आपको प्रीव्यू मिल जाएगा और आप इजीली देख पाओगे एटलीस्ट कि है ना, अगर आप पूरा स्ट्रक्चर समझना चाहते हैं कि आपको क्या क्या कराया जाएगा, क्या क्वालिटी रहेगी, तो वो सब कुछ आपको पता लग जाएगा बाय टेकिंग दिस 2-day डेमो. ठीक है, और कोर्स कंटेंट की बात करें तो ऐसा नहीं है कि कुछ कोर्स कंटेंट हमने छुपा लिया है और कुछ ही आपको दिखाएंगे. नहीं, पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट जिसमें ये सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं, वो आपको दिख जाएगा. राइट, सो जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है. आपको सिर्फ क्लिक करना है एंड यू विल गेट बैक टू द वेबसाइट. ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर MCQ सीरीज. ठीक है, द अभ्यास सीरीज. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज which one of the following statements is correct about the income and expenditure account. ठीक है, हम इनकम अकाउंट की बात कर रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं. तो ये क्वेश्चन देखिए कहाँ पे पूछा गया है, आपका UPSC 2021 में पूछा भी गया है. बहुत ही आसान सा एक सवाल है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं. देखिए, द रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. इफ यू नो दिस आंसर, वेरी गुड. बट अगर नहीं पता है तो पहले समझते हैं कि रियल अकाउंट होता क्या है. रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट व्हिच आर रिलेटेड टू द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, जितनी भी आपकी एसेट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, है ना, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, कैश, आपकी मशीनरी, ये सब जो एसेट से रिलेटेड है वो आपके रियल अकाउंट्स होते हैं. पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं? जैसे कि आपके कोई नेम अकाउंट्स, है ना, फॉर एग्जांपल राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, या फिर हम और इसको स्पेसिफाई करें तो क्रेडिटर अकाउंट. क्रेडिटर भी कोई ऐसा पर्सन नहीं होता है ना, तो पर्सनल कम्स फ्रॉम द वर्ड पर्सन. तो क्रेडिटर अकाउंट, डेटर अकाउंट, ये सब क्या है? ये आपके पर्सनल अकाउंट्स हो गए. नेक्स्ट आपका नॉमिनल अकाउंट्स. नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस एंड द रिसीट्स. कि कहाँ कहाँ पे आपने एक्सपेंस किया और कहाँ कहाँ से पैसा आपको आया. राइट, रेवेन्यू या फिर रिसीट्स हम बात कर सकते हैं. सो बेसिकली जब मैं बात कर रही हूँ इनकम और एक्सपेंडिचर की, तो इनकम और एक्सपेंडिचर भी तो यही बताता है कि बेसिकली कितना आपने पैसा आपके पास आया और कितना आपने एक्सपेंडिचर किया. सो उसके बेसिस पे हम ये बताते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ. सो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो किससे रिलेटेड होगा? नॉमिनल अकाउंट से. Right, the nominal account, it is basically a nominal account. Right, and the last option, it is a representative personal account. तो ये कौन से अकाउंट्स होते हैं बेसिकली? जैसे कि बात करते हैं सैलरी अकाउंट. ठीक है, अब आप कहोगे सैलरी तो बेसिकली एक एक्सपेंस है, सैलरी मैं पे करती हूँ. बट अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ठीक है, जितनी भी आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसको क्लब करके हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. सिमिलरली अक्रूड कमीशन, है ना, कुछ ऐसी कमीशन जो हो चुकी है लेकिन अभी हमने पे नहीं करी. सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ काइंड ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. ठीक है जी. सो विद दिस यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. और देखिए बड़ा ही आसान सा सवाल आपके UPSC EPFO 2021 में पूछा गया है. राइट, सो इसका ऑप्शन है ऑप्शन C. राइट, चलो आगे चलते हैं. ये आपकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे रखी है. इफ यू वांट टू जस्ट रीड दिस आउट यू कैन रीड इट, अदरवाइज यही चीज मैंने आपको वहां पे समझाई है. चलिए क्वेश्चन नंबर 2. Which one of the following denotes the gross profit? And this was also asked in your 2021 exam.
तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपकी इनकम स्टेटमेंट का, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है, जब मैं बात करती हूँ कि हमारी जो कंपनी है, हमारी जो बिजनेस है, उसने रेवेन्यूज अर्न करे, ठीक है। रेवेन्यू अर्न करा का मतलब क्या हो गया कि है ना, उसने कुछ सेल करी अपने गुड्स की, मैन्युफैक्चर करा था लेट अस से क्लोथ्स, और वही क्लोथ्स उसने आगे सेल कर दिए। सो ये क्या है, इसकी मेन एक्टिविटी है, ठीक है। तो ये जब मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग उसने करी, तो जितनी भी सेलिंग करके उसको जितना भी रेवेन्यू अर्न किया उसने, तो वो हम पार्ट लेते हैं टू कैलकुलेट माई ग्रॉस प्रॉफिट। सो ऑल माई रेवेन्यू, ठीक है, ऑल माई रेवेन्यू विच इंक्लूड्स द डायरेक्ट रेवेन्यू बेसिकली, माइनस अब इस क्लोथ्स को बेचने के लिए उसने कुछ मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस भी तो किए होंगे। सो ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दोज क्लोथ्स विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस रेवेन्यू। सो रेवेन्यू minus the cost of goods sold, COGS. COGS basically means the manufacturing expenses, or you can say the factory expenses. So जितने भी आपके मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि लेबर के एक्सपेंसेस हैं, कुछ रॉ मटेरियल के एक्सपेंसेस हैं, कुछ आपने परचेजेस की रॉ मटेरियल की, वो सब इंक्लूड होगा आपका COGS में। सो रेवेन्यू माइनस all the manufacturing expenses, also known as the COGS, will give you what? It will give you the gross profit. So what will be the formula in here? If you just see cost of goods sold plus opening stock. No, see opening stock क्या होता है basically? Opening stock is कि लेट अस से प्रीवियस ईयर में ना आपके गोडाउन में कुछ सामान पड़ा था, ठीक है। लेट अस से आपने कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया इन लेट अस से 2025, ठीक है। अब ये रॉ मटेरियल ना, कुछ इसमें से रॉ मटेरियल बच गया जो आपने एज इन्वेंट्री अपने वेयर हाउस में होल्ड कर लिया, ठीक है, स्टोर में डाल दिया। अब जो भी रॉ मटेरियल बच गया उसको हम क्या करेंगे, उस रॉ मटेरियल को हम अगले साल यूज करेंगे, ठीक है। तो जब हमने पिछले साल उसको यूज नहीं किया तो उसके एक्सपेंसेस हम इंक्लूड नहीं करते, हम जब उसको यूज किया नेक्स्ट ईयर में इंक्लूड किया। सो दिस इज बेसिकली द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। अच्छा, अगर आपको अभी ये बात नहीं भी समझ में आई है, सो आई थिंक इट इज ओके। अभी जस्ट इतना समझिए कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, दैट इज ऑल द रेवेन्यूज, और यू कैन से द सेल्स माइनस द COGS, ठीक है। सो बी, द आंसर इज बी, सेल्स लेस COGS, राइट। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक तो नहीं होगा, बिकॉज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो बेसिकली ऑल द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस प्लस द ओपनिंग स्टॉक, दैट इज द रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। Then sales less purchases, only the purchases will not be subtracted, all the expenses which are related to the manufacturing, परचेजेस जिसमें से वन ऑप्शन है परचेजेस भी, उसमें से हम कहेंगे लेबर एक्सपेंसेस भी, उसमें हम कहेंगे कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस थे, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस बेसिकली, कि जो भी सामान हमने खरीदा सप्लायर से, उस सप्लायर ने जब हमारे तक सामान भेजा, ठीक है, जितने भी उसने एक्सपेंसेस लिए उस चीज के, वो भी एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड होते हैं, विच इज नोन एज कैरेज इनवर्ड, ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि सेल से सिर्फ हमने परचेजेस सब्ट्रैक्ट करनी है, नहीं, सारे के सारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड विल बी सब्ट्रैक्टेड, राइट। एंड नेट प्रॉफिट लेस द एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड, देखो ये नेट प्रॉफिट में से जितने भी सारे मैंने एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट करे, तो इससे हमारा कुछ भी रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे मूव करें, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, द आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए, तो ये देखो एक और चीज मैं आपको साथ में समझाती हूँ। सेल्स में से जब मैं COGS माइनस करती हूँ तो मेरे पास निकल के आता है ग्रॉस प्रॉफिट, ये आपका इनकम स्टेटमेंट का पार्ट होता है। अब जितना ये जो छोटा सा पार्ट है ना आपका, सेल्स माइनस COGS, दैट गिव्स अस द ग्रॉस प्रॉफिट, दिस इज नोन एज द ट्रेडिंग अकाउंट, दिस इज नोन एज द ट्रेडिंग सेक्शन बेसिकली। क्यों बोलते हैं ट्रेडिंग सेक्शन? बिकॉज दिस डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लेट अस से क्लोथ्स और व्हाटएवर गुड्स दैट यू आर मेकिंग एंड देन सेलिंग इट। सो बेसिकली क्या है ये, बेसिकली मेन एक्टिविटी है बिजनेस की, इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग हो रही है, मैन्युफैक्चर कर रहे हो और फिर सेल कर रहे हो, या फिर आपने कहीं से सामान कहीं से खरीदा और उसी सामान को प्रॉफिट में अपना जोड़ के आगे बेच दिया। सो दिस इज नोन एज ट्रेडिंग। सो दैट इज वाई दिस पार्ट वेर इन वी जस्ट कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट, वेर इन वी जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट that what is the profit from the main activity of the business, that part is known as the trading account. Okay, now this is one additional information that I can provide to you, ठीक है। आपको फॉर्मूला तो समझ में आ ही गया, उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए that this is known as the trading account. Okay, let us move ahead with question number 3. See, the insurance claim received on account of machinery
damaged completely by fire is what? And this was asked in 2023. ठीक है, यूपीएससी ईपीएफओ 2023. देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है आपको किस चीज के लिए? जो मशीनरी थी जो फायर में बिल्कुल डैमेज हो गई थी, उस चीज के लिए इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है. सो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जब आपको मिल रहा है कुछ, तो दैट मीन्स इट इज रिसीट और इज इट एक्सपेंडिचर? Of course you are receiving, so it will be receipt of money, right? So the answer should be between the capital or the revenue expenditure, sorry, capital receipt or the revenue receipt. Is that correct? क्योंकि we are receiving the money. ठीक है जी. Now is it capital or is it revenue? For that matter we need to understand that इसके बीच में difference क्या होता है, capital receipt क्या होता है और revenue receipt क्या होता है. देखिए जब हम रेवेन्यू रिसीट के बारे में बात करते हैं, सो दीज आर दी वंस विच डू नॉट क्रिएट अ लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस द एसेट. ठीक है, और कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, जो लाइबिलिटी भी क्रिएट करती है और रिड्यूस करती है एसेट. अब ये बड़ी बुकिश सी लैंग्वेज है, इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ. सो कैपिटल रिसीट की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैंने सेल करा ऑफ लेटर से एनी मशीन, ठीक है, सेल ऑफ एनी मशीन, सो इन दिस केस मनी इज एंटरिंग इनटू द बिजनेस. सेल कर दी मैंने वो मशीन, तो मनी आपके पास आ रहा है. लेकिन क्या ये किसी एसेट को भी इफेक्ट कर रहा है? यस. क्या ये रिड्यूस कर रहा है एसेट को? बिल्कुल. मशीन जब जा रही है ना, सेल कर रही हूं मैं मशीन की, तो ये मेरा एसेट था जो रिड्यूस हो रहा है. सो हेंस दिस इज अ कैपिटल रिसीट. मनी तो आ रहा है आपके पास, यू आर रिसीविंग मनी, ठीक है, बट यू आर रिसीविंग बिकॉज ऑफ अ एसेट विच इज रिड्यूसिंग. or you can say you have taken a loan. Let us say you have taken a loan from HDFC Bank of rupees 10 lakh. ठीक है, now money is receiving, you are receiving the money. So is this a capital receipt, or you can say is this a receipt itself? Yes, this is a receipt. But how is this a capital receipt? Because this is creating a liability also. Loan लिया आपने, तो is it creating a liability? Is it an obligation on your shoulders that you have to pay it tomorrow? That is yes. सो कैपिटल रिसीट्स क्या होते हैं कि जब ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन होती है जिससे या तो एसेट रिड्यूस हो रहा है और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन कैश बिजनेस में आ रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, दैट इज नोन एज द कैपिटल रिसीट. और रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, जिसमें हमारा एसेट या लाइबिलिटी कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा. जैसे कि मैं बात करूं कि यू आर रिसीविंग मनी फ्रॉम द रेवेन्यू ऑफ सेलिंग गुड्स. ठीक है, जब आप गुड्स और सर्विसेज जो है अपनी बेच के कुछ रेवेन्यू कमा रहे हो, ठीक है, इन दैट केस दिस इज अ रेवेन्यू रिसीट. व्हाई? बिकॉज जब आप गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हो, ठीक है, यू आर सेलिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, इन दैट केस आर यू रिड्यूसिंग एनी एसेट? चलो इसको और थोड़ा सा बेटर बनाती हूँ, आर यू रिड्यूसिंग एनी फिक्स्ड एसेट? द आंसर इज नो. ठीक है, अब आप कुछ केसेस में हम सोचेंगे कि इन्वेंट्री तो रिड्यूस हो रही है, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं तो इन्वेंट्री तो हमारी रिड्यूस हो रही है. सो इन दैट केस हाउ कैन आई से दैट इट इज नॉट अफेक्टिंग द एसेट और इट इज नॉट रिड्यूसिंग द एसेट? अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं हमारे फिक्स्ड एसेट्स की, आप मान के चलिए, ठीक है, कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फिक्स्ड एसेट पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ हमारी इन्वेंट्री पे यहाँ पे इफेक्ट हो रहा है, और इन्वेंट्री तो इज बाउंड टू बी सोल्ड. ठीक है, तो इस करके हम ये कहते हैं कि दिस इज माई रेवेन्यू रिसीट. ठीक है जी. अच्छा, और एग्जाम्पल्स क्या ले सकती हूँ? फॉर एग्जाम्पल यू हैव बीन अर्निंग इंटरेस्ट ऑन लेट अस से एनी एफडी. सो ये जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, क्या इससे कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है आपकी? नहीं. क्या कोई एसेट रिड्यूस हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं. लेकिन आप रेवेन्यू तो अर्न कर रहे हो, पैसा तो बिजनेस में आ रहा है. सो यस, सो दिस इज अ रेवेन्यू रिसीट. ठीक है जी. अब हम क्वेश्चन पे वापस चले, तो इंश्योरेंस क्लेम आपको मिला, लेकिन किस चीज के लिए मिला? मशीनरी की वजह से मिला. मशीनरी जो फायर में बिल्कुल खत्म हो गई. अब ये क्या है? ये एक फिक्स्ड एसेट है. क्या मैं कहूंगी कि ये जो फिक्स्ड एसेट है वो रिड्यूस हो रहा है इस केस में? बिल्कुल हो रहा है. बिल्कुल हो रहा है कि नहीं हो रहा? Answer this. Yes, it is getting reduced. So hence in this case, this is a capital receipt. बहुत बच्चे यहाँ पे गलत करके आ सकते हैं ये सोच के कि बेसिकली इंश्योरेंस क्लेम आ रहा है आपको, अब वो किसी भी वजह से आए तो उसका क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है. यू आर रिसीविंग इट बिकॉज ऑफ द फिक्स्ड एसेट एंड हियर द फिक्स्ड एसेट इज गेटिंग रिड्यूस्ड. सो हेंस इन दिस केस दिस इज अ कैपिटल रिसीट. इसीलिए ही पैसा आ रहा है आपके पास, क्योंकि एक मशीनरी जो फिक्स्ड एसेट थी वो खत्म हो गई. ठीक है जी. सो द आंसर इज ए, कैपिटल रिसीट. ठीक है जी. चलिए मूव करते हैं आगे. बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये, और अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस और करने हैं तो यू शुड प्रैक्टिस. ठीक है, बहुत और अच्छे से प्रैक्टिस करिए. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने के देखने चाहिए, राइट. अभी हम आगे भी करेंगे कुछ क्वेश्चंस विच आर रिलेटेड टू कैपिटल रिसीट और यू कैन से कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. चलिए आगे मूव ऑन करते हैं.
with question number 4. Okay, now this was also asked in your 2025 exam. तो अगर आप ये देखें, पैटर्न देखें, तो मैंने जो एनालाइज किया कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट के ऊपर ना क्वेश्चन आने के चांसेस काफी हाई रहते हैं, सो इसको ध्यान में रखना है. चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है, तो जैसे हमारा कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट होता है ना, वैसे ही हमारे पास एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और एक होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ठीक है, अब यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो इसको समझते हैं. देखो, दोनों में डिफरेंस समझोगे तभी आपके लिए बड़ा इजी होगा कि एक का मतलब समझना. कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? बेसिकली जब आप परचेज करते हैं, क्या परचेज करते हैं ऑफ एनी एसेट. ठीक है, जैसे कि आपने कोई लैंड खरीद ली, आपने कोई बिल्डिंग खरीद ली, आपने कोई मशीन खरीद लिया, तो ये क्या है? ऐसा एक्सपेंस है जो आपका लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए है. इट विल गिव यू द बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर. ठीक है, सो दिस इज द परचेजिंग ऑफ एसेट विच इज ऑल्सो नोन एज द कैपिटल एक्सपेंडिचर. ठीक है, अब यहाँ पे एसेट आपका अफेक्ट होता है. अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की मैं बात करूं तो इस केस में परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अगर मैं बात करूं, सो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल क्या है? दैट इज फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इसका जो बेनिफिट है वो सिर्फ तब तक है जब तक हमारे हम इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं या फिर हम गुड्स एंड सर्विसेज बेच रहे हैं, और वो हमें पता है इन्वेंट्री भी हमारी 1 साल के अंदर अंदर की ही होती है. सो ऑल दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर डन फॉर द बेनिफिट ऑफ जस्ट 1 ईयर, दैट इज योर revenue expenditure. And when it is done for a period of more than 1 year, or you can say the benefit of it will be for more than 1 year, so that will be what? That will be your capital expenditure. ठीक है, तो इस केस में हमने देखना है which one of the following is a revenue expenditure. Now it is not as easy as it seems to be. फर्स्ट है आपका ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ अ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड. ओवरऑल एक्सपेंसेस बेसिकली मीन्स रिपेयर एक्सपेंसेस. ठीक है, ऑफ अ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज्ड. अब हमेशा याद रखना है, जब हमने बात करी थी ना कॉस्ट ऑफ एसेट की, इफ यू रिमेंबर इन दी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड्स बेसिकली है ना द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑल्सो, कॉस्ट ऑफ बेसिकली द इंस्टॉलेशन ऑल्सो, कॉस्ट ऑफ फ्रेट ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड. तो जब भी हम एक नया एसेट खरीदते हैं, चाहे हम उसको सेकेंड हैंड खरीदे, चाहे हम उसको फर्स्ट हैंड खरीदे, ठीक है, तो उस पर कोई भी ऐसे कॉस्ट लगती है, कोई भी हम रिपेयर कराते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन कराते हैं, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट. ठीक है, चाहे हम फर्स्ट हैंड मशीनरी खरीदें, फर्स्ट हैंड एसेट खरीदें या फिर सेकेंड हैंड एसेट खरीद रहे हैं, तो कोई भी रिपेयर के चार्जेस, इंस्टॉलेशन के चार्जेस, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस, जो भी हम चार्जेस उस पर करते हैं उसके लिए, सो एज टू ब्रिंग द एसेट टू द पोजिशन, टू द ऐसी उसको सिचुएशन में लेके आने के लिए जैसे वो हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में रहे और वैसे ही वो यूज हो, दैट एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द एसेट. और कॉस्ट ऑफ द एसेट जो है वो क्या है? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है. जितना भी आपने परचेज किया, जितने भी प्राइस पे परचेज किया, दैट मीन्स इट इंक्लूड्स द कॉस्ट ऑफ द एसेट, राइट? सो दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो ये रेवेन्यू तो नहीं है, ये क्या है? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है. Then legal fees to acquire a property. In this case, you are, you have purchased a property. उसकी कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, कोई लीगल फीस है जो आपको देनी है. That will be what? That will again be included in the cost of the asset. So hence that will also be the capital expenditure. ठीक है, क्योंकि वो cost of the asset में ही include होगा. Next, amount spent for the replacement of a worn out portion of a machine. अब ये देखिए, आपने एक मशीन परचेज करी, ठीक है, मशीन को 1 साल यूज कर लिया, अब उसका एक छोटा सा पार्ट है जो खराब हो गया. जैसे कि आपकी कोई कार आप ले लीजिए, आप कार चला रहे हैं, उसका है ना कोई ब्रेक खराब हो गई, उसका क्लच खराब हो गया, व्हाटएवर, तो उसका एक छोटा सा पोर्शन है जो आपको रिपेयर कराना पड़ेगा. तो जब आप रिपेयर कराते हैं ऑन अ मशीन और एनी कार और एनी एसेट आफ्टर आफ्टर द परचेजिंग, लाइक उसके 1 साल बाद, 6 महीने बाद, इवन 5 से 10 डेज बाद, तो वो जो रिपेयरिंग का खर्चा होता है वो कॉस्ट ऑफ द एसेट में इंक्लूड नहीं होता. वो हम रिपेयर मेंटेनेंस क्यों करते हैं? सो हैज टू ब्रिंग द एसेट अगेन इनटू द सेम पोजीशन जिस पोजीशन में हमने उसको खरीदा था. ठीक है, तो जब भी रिपेयर और मेंटेनेंस के चार्जेस होते हैं ऑन द एसेट,
जिस एसेट को अभी नहीं परचेज किया, पहले ही कर चुके थे, वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, अब ये डिफरेंस आपको समझ में आया कि रेवेन्यू और कैपिटल कब होगा? कैपिटल में कब होगा? जब मैंने एक एसेट खरीदा और साथ ही साथ मुझे कुछ चार्जेस देने पड़े, जैसे कि रिपेयर के, है ना, कोई ऐसे चार्जेस, लीगल चार्जेस देने पड़े, रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने पड़े, कोई ट्रांसपोर्टेशन इंस्टॉलेशन के चार्जेस देने पड़े, जो साथ ही साथ मुझे देने पड़ते हैं, तो उसको तो हम कॉस्ट ऑफ एसेट में ही इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं एक और सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। आपने कार परचेज करी, ठीक है, आपने लेटेस्ट से 10 लाख की कार परचेज करी। उस 10 लाख की कार को परचेज करने के बाद उसने आपको कहा कि आप इसके साथ ना कुछ एसेसरीज भी ले लीजिए, तो आपने कहा 50,000 की एसेसरीज हैं, कोई बात नहीं, वो आप ऐड कर दीजिए, सो एज टू मेक दिस कार वर्थ। वैसे ही बनानी, मेरे को वैसे ही उस कार को यूज करना है जैसे मुझे चाहिए है अपने बिजनेस के लिए। तो आप क्या बोलोगे सबको कि मेरी कॉस्ट कितनी आई, कितने की कार मुझे पड़ी? आप बोलोगे 10.50 लाख की, राइट? सो दैट मीन्स व्हाट, कि जब आपने कोई ऐसा खर्चा जो साथ साथ ही कर लिया, when you have purchased the asset, that will be a part of your cost only, that will be a part of capital expenditure only। लेकिन यही खर्चा आपने कार परचेज करी, ठीक है, 10.50 लाख की करी, अब आपने एक साल बाद सोचा कि कुछ यार इसमें चेंजेस कराने पड़ेंगे, कोई स्पेयर पार्ट डलवाना पड़ेगा, क्लच प्लेट ठीक करानी पड़ेगी, तो उस केस में वो रिपेयर में जाता है और वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग अ लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा हॉल। अब देखिए, सिनेमा हॉल आपने बनाया, अब उसको चलाने के लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस देने पड़ रहे हैं, सो अगेन दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट। ठीक है, तो कोई लाइसेंस फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, ये सब भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ही होता है। ठीक है जी, अब इसका एक और एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं। लेट अस सपोज आपका ना एक थिएटर हॉल था, ठीक है, इसी को थोड़ा सा एग्जैजरेट कर लेते हैं। आपका एक थिएटर हॉल था, अब एक साल बाद आप ये सोचते हैं, ठीक है, 1 ईयर आफ्टर, कि एक ऑडिटोरियम ना एक और बना लेते हैं। ठीक है, अपना बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं, एक ऑडिटोरियम और बना लेते हैं। नो यू टेल मी, विल दिस बी अ कैपिटल और अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सी, इन दिस केस दिस विल बी अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। व्हाई? देखिए, अब आप कहोगे ये तो काफी टाइम बाद कर रहे हैं हम फिर, लेकिन अब इसमें क्या है, हम अब उस थिएटर को उसी पोजीशन पे नहीं लेके आ रहे हैं जिस पोजीशन पे हमने उसको खरीदा था, हम उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। उसके एक्सपेंशन से हमारे को और बेनिफिट होगा और रेवेन्यू हम जनरेट कर पाएंगे। सो इन दैट केस दिस इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ऐसे भी आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या होता है। ठीक है, और इस पे हम क्वेश्चन आने के चांसेस भी आपके रह सकते हैं। ठीक है जी, एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, हम इसको डिस्कस कर लेंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं। द आंसर इज सी, है ना, ये हमने पता कर लिया। द आंसर इज सी, दैट इज व्हेन यू आर स्पेंडिंग एनी अमाउंट ऑन द वर्न आउट पोर्शन ऑफ अ मशीन, जब आप उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ऐसे क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सो देखिए, अगर मैं बात करूं, ये चारों ऑप्शंस की जो बात है दैट इज रिलेटेड टू दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं? नेट प्रॉफिट के थ्रू। नेट प्रॉफिट के थ्रू उन्होंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। उसको समझने के लिए, आंसर करने के लिए, आई वुड फर्स्ट लाइक टू शो यू द इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ दिस इज द इनकम स्टेटमेंट। देखिए, सबसे पहले तो हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, विच इज द ट्रेडिंग सेक्शन, वी ऑल नो। ठीक है, डिस्कस किया था अभी। सेल्स में से सीओजीएस माइनस किया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, नाउ इससे अभी हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बेसिकली दिस ऑपरेटिंग इनकम, और यू कैन से दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, है ना, ये चाहिए हमें। और हमें दे क्या रखा है? नेट इनकम, यही है ना। नेट इनकम से हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक जाना है, राइट। नाउ इसको समझने के लिए आप कैसे फॉर्मूला निकालेंगे? ठीक है, तो नेट इनकम में मुझे क्या प्लस माइनस करना चाहिए कि मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक पहुंचना है। ठीक है, तो उसके लिए पूरी इनकम स्टेटमेंट को समझते हैं। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, सेल्स माइनस सीओजीएस। सेल्स मीन्स जितना भी रेवेन्यू आपका आया फ्रॉम दी सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो भी आपके डायरेक्ट रेवेन्यूज आए, उसमें से मैंने कुछ खर्चे जो भी किए थे, जो भी मेरे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस थे, वो सब मैंने माइनस किया, मेरा निकल के आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। करेक्ट। नाउ अब इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं? जो मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं होते हैं, लेकिन ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस को चलाने में काम आते हैं। जैसे कि
फॉर एग्जाम्पल आपने आज एक शॉप खोली, ठीक है, आपके पास एक शॉप है, आपने आज दिन चलाया अपना, अपना शॉप खोली, तो रेंट, क्या आपको उस दिन का रेंट पे करना ही पड़ेगा, चाहे कोई कस्टमर आए चाहे नहीं आए, रेंट पे करना पड़ेगा उस दिन का, बिल्कुल। आपको एम्प्लॉय की सैलरी देनी पड़ेगी, वो भी देनी पड़ेगी। उस दिन इलेक्ट्रिसिटी ऑन करनी पड़ेगी, वो भी तो करके रखनी ही पड़ेगी, है ना। सो ये क्या है, रेंट, एम्प्लॉय की सैलरी, है ना, कोई इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये सब आपको फिर भी खर्चा करना ही पड़ेगा, क्योंकि दीज आर द एक्सपेंसेस टू रन द बिजनेस, सो एज टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स, यू कैन से। सो दीज आर व्हाट, दीज आर द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट से सब्ट्रैक्ट करते हो और आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेते हो। नाउ अगर आपसे डायरेक्टली पूछते हो व्हाट शुड बी द फॉर्मूला, इट शुड बी ग्रॉस प्रॉफिट माइनस द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दैट गिव्स यू योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। पर आपसे ये डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हैं, वो आपको नेट प्रॉफिट दे रहे हैं। तो और थोड़ा सा आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ना अब मैं कुछ चीजें ऐड करूंगी और कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट करूंगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में मैं ऐड करूंगी मेरे नॉन ऑपरेटिंग इनकम और यू कैन से द रेवेन्यू। अब देखिए, जब मैंने सेल्स ऊपर यहाँ पे लिखा था, तो ये सारी मेरी डायरेक्ट रेवेन्यूज थी। दैट मीन्स जब मेरी जो मेन एक्टिविटी की वजह से जो मैं रेवेन्यू अर्न करी थी, सिर्फ वही वहां पे मैंने इंक्लूड किया था। लेकिन ऐसे भी कुछ रेवेन्यूज होते हैं जो मेरी मेन एक्टिविटी की वजह से नहीं आ रहा, जैसे कि मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन माई इन्वेस्टमेंट, ऑन माई एनी FD, ठीक है, मैंने कोई फिक्स डिपॉजिट कराया था, उस पर मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। सो दिस इज माई अदर काइंड ऑफ अ रेवेन्यू। अब ये बिजनेस को चलाने में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऐसा है जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी से दूर है। सो दिस इंटरेस्ट ऑन FD इज अ काइंड ऑफ अ रेवेन्यू विच नीड्स टू बी एडेड, ओके। दिस इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये बिजनेस की कोर एक्टिविटी से बाहर है। तो ये मैं ऐड कर दूंगी और सब्ट्रैक्ट कर दूंगी सारे मेरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब आप बोलोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब क्या हुआ? देखिए, जब मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करी तो इसका मतलब वो वाले एक्सपेंसेस जो बिजनेस को चलाने में काम आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस को चलाने के लिए काम नहीं आते लेकिन हो जाते हैं। जैसे कि आपने कोई लोन पे करना था और आप भूल गए, या कुछ चार्जेस पड़ गए, आपको पेनल्टी देनी पड़ी बैंक को, है ना। तो इन दैट केस दिस इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। कोई चालान कट गया आपका, है ना, दिस इज ऑल्सो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जो डे टू डे में नहीं हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपने कोई इंटरेस्ट देना था, लेट अस से ऑन इंटरेस्ट ऑन एनी लोन, आपने कोई लोन लिया था और उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ा। तो ये सारे आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं जो बिजनेस की कोर एक्टिविटी से परे होते हैं, ठीक है जी। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे कि कोई इंटरेस्ट रेवेन्यू, कोई गेन हो रहा है, वो सब ऐड करेंगे, माइनस द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जैसे कि कोई इंटरेस्ट का एक्सपेंस, कोई लॉस हो गया, जैसे कि कोई पेनल्टी पड़ गई। सो दैट विल हेल्प मी टू गेट द प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, ठीक है। उसमें से मैं टैक्सेस भी माइनस कर दूंगी, ठीक है। कुछ केसेस में हम टैक्सेस को ना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर ही ट्रीट कर लेते हैं, बट अलग से इसको शो करना चाहिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस माइनस योर टैक्सेस विल गिव यू योर नेट इनकम। लेकिन अब क्रक्स ये है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा अदर साइड ऑफ द ईयर से होल्ड किया गया है। दैट मीन्स मुझे नेट इनकम से ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ जाना है, ठीक है। तो नेट इनकम में ठीक है, मैं क्या ऐड करूं? मैं ऐड करूंगी मेरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और सब्ट्रैक्ट कर दूंगी मेरे नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, ठीक है। तो मेरा क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि मुझे देखो कहां जाना है, मुझे नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, तो मुझे वाइस वर्सा करना पड़ेगा। वेरएज अगर ये सीधे की बात होती, सीधा फॉर्मूला लगाना होता, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो मैंने निकाल लिया था, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस विल गिव मी द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे नेट इनकम से ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ पहुंचना है। तो ये जो मैंने किया ना, इसका बिल्कुल ऑपोजिट करेंगे तो हम नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तरफ पहुंच जाएंगे। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। अब इसको आंसर करने की कोशिश करिए। यहाँ पे नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है सारे केसेस में। नेट प्रॉफिट में मुझे क्या ऐड करना है? मुझे ऐड करना है मेरी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, है ना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सो इन दोनों केसेस में देखो आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो ऐड हो रहे हैं। माइनस करना है नॉन ऑपरेटिंग इनकम, राइट। सो सिर्फ इसी केस में हो रहा है। सो आंसर शुड बी ऑप्शन सी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस दी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है जी। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर।
ये ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम स्टेटमेंट काफी अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। ओनली देन यू विल बी एबल टू आंसर एंड यू शुड बी एबल टू होल्ड द ईयर फ्रॉम द अदर एंड ऑल्सो, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा कई बार डायरेक्टली नहीं दे रखा होगा। सो इन दिस केस आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको नेट इनकम से ऑपरेटिंग इनकम तक जाना है या नेट इनकम से ग्रॉस प्रॉफिट तक भी जाना है तो आप कैसे जाएंगे। ठीक है जी, चलिए मूव अहेड करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। Which of the following is most likely to appear in the income statement but not in the trading account? ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं, वैसे तो मुझे पता है ट्रेडिंग अकाउंट भी इनकम स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है, तो ये बात करें कि ट्रेडिंग अकाउंट में तो आएगा लेकिन जो उसका रेस्ट ऑफ द पार्ट है, जो नीचे का पार्ट है, उसमें नहीं इंक्लूड होगा। ठीक है, मैं पीछे जाऊं तो अगर इसका मतलब यहाँ पे तो इंक्लूड होगा ये एक्सपेंस या कुछ भी है इनकम, लेकिन इस वाले पार्ट में कहीं नहीं आएगा। ठीक है, नहीं देखती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपका क्या क्या आता है? आपका आता है सेल्स, ठीक है, और आता है आपका सीओजीएस। सीओजीएस बेसिकली मींस योर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक। व्हाट इज ओपनिंग स्टॉक? आई टोल्ड यू, सो दैट इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्या होता है? पिछले साल का कुछ स्टॉक बच गया, 2025 का कुछ स्टॉक बच गया था हमारे पास, ठीक है, तो उसको हम क्लोजिंग स्टॉक में डाल देते हैं, 2025 के क्लोजिंग स्टॉक में डाल देते हैं कि ये हम इस बार हमने यूज नहीं किया, तो हम कब यूज करेंगे? 2026 में इसको यूज करेंगे विद द नेम ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, कि ये स्टॉक जो पिछले साल का बच गया था वो अब इस साल में हम यूज करेंगे। सो 2026 में जो हम यूज करेंगे, दिस इज नोन एज योर ओपनिंग स्टॉक of raw material. So is this a part of your trading account? Yes, it will be a part. Why? Because raw material का जो expense है वो हम इस साल जो use कर रहे हैं, ये raw material का जो expense है, it is a part of trading account, it is part of your COGS. ठीक है, then purchases तो of course purchases of raw material is a part of your COGS, तो hence ये भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट का ही पार्ट होगा। कैरेज इनवर्ड, देखिए अगर आपको याद हो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कैरेज इनवर्ड के बारे में। ठीक है, सप्लायर से हमारा कुछ सामान आना है, रॉ मटेरियल हमने परचेज किया, तो सप्लायर के वहां से मेरे वेयर हाउस तक सामान आना है। ठीक है, अब इन दिस केस मुझे कुछ ट्रांसपोर्टेशन फीस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो दैट इज नोन एज कैरेज इनवर्ड। जब अंदर की तरफ मतलब हमारे वेयर हाउस की तरफ सामान आ रहा है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सीओजीएस। ठीक है, याद रखेंगे। जब कैरेज आउटवर्ड होता है ना, जब हम आउटवर्ड की बात करते हैं, सो इन दैट केस क्या होता है कि हमने कुछ सामान बना लिया, ठीक है, और उसको हम सेल कर रहे हैं और वो बायर की तरफ जा रहा है, तो हमारे गोडाउन से बाहर की तरफ, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बायर की तरफ जा रहा, बायर की तरफ जा रहा है। सो इन दैट केस दैट इज कैरेज आउटवर्ड, दैट इज अ पार्ट ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये इंक्लूड नहीं होता आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, बट इनवर्ड्स इंक्लूड होता है, बिकॉज कैरेज इनवर्ड तभी आएगा जब आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं बेसिकली, और रॉ मटेरियल परचेजेस की जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब सीओजीएस का पार्ट बन जाते हैं। देन इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, आई टोल्ड यू व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, दिस इज बेसिकली योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ओके, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, जब आप लोन लेते हैं तो बेसिकली ये बिजनेस की कोर मेन एक्टिविटी से बाहर होता है। ठीक है, लोन आपने लिया, दैट इज नॉट अ डे टू डे एक्टिविटी दैट यू आर टेकिंग लोन एवरी डे, तो उस पर जो भी आप इंटरेस्ट देते हैं दैट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सो इन दैट केस दिस विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग अकाउंट, दिस इज अ पार्ट ऑफ अंडरनीथ दैट, है ना, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में चला जाता है। सो हेंस ऑप्शन डी it is not a part of trading account but it is likely to be a part of income statement. Non operating expenses part तो होते हैं ना income statement के, right? So the option is D. ठीक है, interest on bank loan, right? चलिए, a company sold old machinery at a profit. The profit should be shown as what? Now very good question. देखिए, जब भी आप एक asset बेचते हैं, let us say आपने ये मशीन थी, इस मशीन को खरीदा कितने में? 10 लाख रुपीज में, और आज आपने इसको बेच दिया, लेट अस से आपने इसको 8 लाख रुपीज में बेच दिया। कितने का लॉस हुआ आपको? कितने का लॉस हुआ? 2 लाख रुपीज का। ठीक है, अब मैं कहूं कि ये जो लॉस है ये कहाँ जाएगा? ये लॉस की बात कर रही हूँ, अभी प्रॉफिट की बात नहीं कर रही हूँ, लॉस की बात कर रही हूँ। ये कहाँ जाएगा? ये भी आपका इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनता है। सिमिलरली मैंने कोई एसेट खरीदी, जैसे कि ये मशीन खरीदी लेट अस से 10 लाख रुपीज में, और इस मशीन को मैंने बेच दिया 11 लाख रुपीज में। सो ये जो प्रॉफिट है, ये भी कहाँ जाएगा? ये भी आपका पीएनएल का पार्ट बनता है। ठीक है, तो ये यही पूछ रहे हैं, ये जो प्रॉफिट है ये कैसे शो करा जाएगा? ये प्रॉफिट है मतलब हमारा इनकम है,
पैसा आ रहा है बिजनेस में, सबसे पहले तो ये बात समझनी होती है। तो बेसिकली दिस इज अ इनकम, ठीक है। अब क्या ये ऑपरेटिंग है या नॉन ऑपरेटिंग है? क्या आप रेगुलरली मशीन को बेच रहे हैं? क्या आप रेगुलरली अपने एसेट्स को बेचते हैं? नहीं। तो ये एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ठीक है। ये याद रखना है, दिस इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और इसमें एक चीज याद रखनी है, सिर्फ जो प्रॉफिट है ना, ये 1 लाख रुपीज, दिस विल कम अंडर एज योर इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। पूरा का पूरा 11 लाख नहीं लिखोगे आप, ठीक है। 10 लाख का एसेट था, 11 लाख में बेच दिया, जो 1 लाख का प्रॉफिट है, ओनली दैट वुड बी शोन एज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम इन द P&L स्टेटमेंट। सिमिलरली अगर ये लॉस की बात करूं मैं, ये जो 2 लाख रुपीज का लॉस हो गया, ये भी आपका P&L स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट का पार्ट बनता है एज योर व्हाट, एज योर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है जी। So I hope you have understood the difference between non-operating income, non-operating expense, and why this is a non-operating. Why this is non-operating? Because this is not a day-to-day expenditure. This is not a day-to-day income. ऐसे नहीं है ना? This is basically outside the core activity of the business, right? Revenue from operations is basically the main operation. That is, अगर हम कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको सेल कर रहे हैं, that is योर मेन ऑपरेशन। सो अगर उससे रेवेन्यू अर्न कर रहे होते, सो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता, विच इज नॉट। ऑफकोर्स ओल्ड मशीनरी को बेचना हमारी हर रोज रोज की आदत नहीं है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी नहीं है ये। करंट एसेट, देखो करंट एसेट की तरह इसको नहीं शो करते हैं। करंट एसेट बेसिकली हमारा स्टॉक होता है, हमारा कैश होता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत आंसर है, ठीक है जी। चलिए मूव करते हैं। द आंसर इज बी, है ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? अ कंपनी कैपिटलाइजेज रिपेयर एक्सपेंसेस दैट शुड हैव बीन चार्ज टू द P&L. द इमीडिएट इफेक्ट इज व्हाट? प्रॉफिट इज अंडरस्टेटेड, प्रॉफिट इज ओवरस्टेटेड, एसेट्स अंडरस्टेटेड और लाइबिलिटी ओवरस्टेटेड। देखिए सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि क्या हुआ है। अ कंपनी हैज कैपिटलाइज्ड रिपेयर एक्सपेंसेस। मैंने आपको समझाया था, लेट अस से आपने एक मशीनरी है, इसको कार ले लेते हैं, ठीक है, कार है आपके पास, और आपने उसका रिपेयर का खर्चा करा, ठीक है। रिपेयरिंग में मतलब उसकी ना पेंट चला गया था तो पेंट कराई वापस से गाड़ी आपने, या फिर ब्रेक उसकी खराब हो गई थी तो ब्रेक आपने चेंज कराई, या कुछ भी आपने छोटा छोटा खर्चा कराया, सो एज टू ब्रिंग द कार इन द सेम कंडीशन इन विच इट वॉज अर्लियर, ठीक है। जैसे हमने खरीदी थी उसको वैसे ही लेके आने में, तो ये क्या है? ये रिपेयर एक्सपेंसेस हैं। अब ये जो रिपेयर एक्सपेंसेस हैं क्या है? ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है दैट इज अ पार्ट ऑफ योर इनकम स्टेटमेंट, दैट इज अ पार्ट ऑफ योर इनकम स्टेटमेंट। लेकिन जब मैं बात करती हूं कि मैंने उसको कैपिटलाइज कर दिया, दैट मीन्स उस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैंने एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। इसका मतलब मैंने उसको एज अ एसेट ट्रीट कर लिया, कॉस्ट ऑफ एसेट में इंक्लूड कर दिया। तो एसेट में इंक्लूड कर दिया तो ये मेरी बैलेंस शीट को इफेक्ट कर देगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, एसेट को मैंने इंक्रीज करा हुआ दिखा दिया, एसेट को मैंने ओवरस्टेट करा हुआ दिखा दिया। लेकिन ये क्या ये ऑप्शंस में है? नहीं है। अब देखिए मैंने करा क्या, कार के रिपेयर एक्सपेंसेस को डाला ही नहीं, एक्सपेंसेस शो ही नहीं करे इसके, क्या कर दिया, वो बैलेंस शीट में शो कर दिया। तो ये जो एक्सपेंसेस हैं ये आपके इनकम स्टेटमेंट में डले ही नहीं, इसकी वजह से जो आपका प्रॉफिट है वो ज्यादा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आपने ये जो एक्सपेंस आपने किया ये डाला ही नहीं, तो इसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो ज्यादा दिखाई देगा। एक्सपेंस डाल देते तो प्रॉफिट आपका थोड़ा कम शो होता। सो इसकी वजह से, क्योंकि आपने एक्सपेंस नहीं शो किया, इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। ऐसा ही होगा ना, है ना। एक्सपेंसेस की वजह से आपके जो प्रॉफिट है वो कम हो जाता है ना। अब आपने एक्सपेंस शो नहीं किया, सो इसकी वजह से जो प्रॉफिट है वो ज्यादा दिखाई दे रहा है। सो प्रॉफिट यहाँ पे ओवरस्टेट हो गया है, ठीक है। जितना प्रॉफिट होना चाहिए था उससे ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में, सो प्रिपेयर्ड रहना है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल है, ठीक है। सो द आंसर इज बी, प्रॉफिट ओवरस्टेटेड, ठीक है। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन इफ यू हैव एनी डाउट्स, और अगर आपको लगा है कि ऐसा क्वेश्चन आने चाहिए और ऐसे और प्रैक्टिस करने चाहिए, सो दैट शुड ऑल्सो बी रिटन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ बिजनेस इज जनरली क्लासिफाइड एज, आई टोल्ड यू आई विल इंक्लूड सच क्वेश्चंस बिकॉज मुझे डाउट है या मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस आने चाहिए एग्जाम में, तो है ना, दिस इज योर प्रैक्टिस। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ बिजनेस, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था जब हम इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, सो दैट इज व्हाट, दैट इज योर नॉन ऑपरेटिंग
इनकम, है ना, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। लेकिन क्या ये आपसे ये पूछ रहे हैं, क्या आपके ऑप्शंस में ऐसा है डायरेक्ट इनकम, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट या लाइबिलिटी? तो देखो डायरेक्ट इनकम तो नहीं है। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट आप रिसीव कर रहे हो लेटर से ऑन योर एफडी, क्या आपको रेगुलरली मिल जाता है? क्या आपका ये मेन एक्टिविटी है? नहीं। सो हेंस डायरेक्ट इनकम तो नहीं है। अब ये रेवेन्यू है कि कैपिटल है? देखो कैपिटल रिसीट तब होती जब ये आपकी एसेट को या फिर आपकी लाइबिलिटी को चेंज कर रही होती, है ना, चेंज कर रही होती, सॉरी, है ना। लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। अब रेवेन्यू रिसीट्स क्या है? रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं जो आप पैसा तो कमा रहे हो, लेकिन इन दैट केस यू आर नॉट इम्पैक्टिंग योर एसेट, यू आर नॉट इम्पैक्टिंग योर लाइबिलिटी। सो हेंस इज दिस अ रेवेन्यू रिसीट? द आंसर इज यस। ठीक है, तो इसके अगर दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है या फिर ये रेवेन्यू रिसीट है। ठीक है, तो दोनों ही अगर यहाँ पे होते तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऑफकोर्स दोनों ऑप्शन तो आपको नहीं देंगे, बट यस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि दोनों ही चीजें क्या है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बिजनेस, दिस इज द नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर रेवेन्यू रिसीट। ठीक है जी, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। लाइबिलिटी देखो, लाइबिलिटी तो ऑफकोर्स ही नहीं है, लाइबिलिटी तो इससे कुछ बन भी नहीं रही है। अगर आप कुछ इंटरेस्ट लेके आ रहे हो अपने एफडी पे, सो इज दिस योर लाइबिलिटी? नो, राइट, दिस इज नॉट योर ऑब्लिगेशन। सो हेंस द आंसर इज ऑप्शन सी। जो समझ में आता है वो यही है कि कैपिटल या रेवेन्यू है ना, इन दोनों में डाउट होना चाहिए। और जिन बच्चों को बड़ी आसानी से समझ में आ गया कि ये रेवेन्यू रिसीट है, थम्स अप टू यू। चलो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। Which of the following is most likely to reduce the gross profit but not affect the net profit separately? Now, again, if you see, gross profit is part of your what? Trading section, right? और जो नेट प्रॉफिट है उसका जो नीचे वाला सारा पार्ट होता है उससे हमारा नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है। सो अभी हमने ये देखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट को, है ना, या फिर हम बात करें सेल्स को, ठीक है, आपकी डायरेक्ट सेल्स को और आपकी सीओजीएस को कौन इफेक्ट करेगा, और है ना, और जो नहीं इफेक्ट करेगा, है ना, दैट इज बेसिकली योर आंसर। तो ऑफिस सैलरी जो कि अगर हम बात करें, सो इज इट लाइकली टू रिड्यूस योर ग्रॉस प्रॉफिट? Will it be likely to reduce your gross profit? The answer is no. क्यों? देखो ऑफिस सैलरी तो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि वो आपका ऑफिस का है, दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर प्रोडक्शन, दैट इज नॉट रिलेटेड टू द फैक्ट्री। सो हेंस ऑफिस सैलरी इज पार्ट ऑफ योर what? It is part of your operating expenses which is after you have calculated the gross profit. So hence ये तो आंसर नहीं है। एडवर्टीजमेंट भी आपका जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट है। ठीक है, तो ये भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट को टच भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो गया। कैरेज इनवर्ड इज अ पार्ट ऑफ योर सीओजीएस, इट इज अ पार्ट ऑफ योर सीओजीएस, तो हेंस दिस विल रिड्यूस द ग्रॉस प्रॉफिट। Will it or will it not? So हमने यही पता करना है which is most likely to reduce the gross profit. It will. Carriage inward will reduce the gross profit. So hence the answer is carriage inward. Next भी देख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन तो वैसे ही आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया या नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गया। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है या आप दे रहे हो, वो आपको देखना पड़ेगा। ऑफकोर्स आप लोन है तो ऑफकोर्स आप दे रहे होगे, सो दैट इज योर एक्सपेंस, दैट इज योर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सो दैट इज ऑफकोर्स अगेन अफेक्टिंग योर नेट प्रॉफिट। ठीक है, वो आपके ग्रॉस प्रॉफिट को तो अफेक्ट करेगा ही नहीं। सो ये भी आपका नहीं होगा। सो द आंसर इज कैरेज इनवर्ड, राइट। सो हमने क्वेश्चन में यही देखना था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू रिड्यूस द ग्रॉस प्रॉफिट बट विल नॉट अफेक्ट द नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो दैट इज योर कैरेज इनवर्ड। इंटरेस्ट ऑन लोन तो अफेक्ट करेगा ना नेट प्रॉफिट को, एडवर्टीजमेंट भी करेगा, ऑफिस सैलरी भी करेगा। सो हेंस सिर्फ ये कैरेज इनवर्ड ही है जो नहीं करेगा, राइट। नाउ विद दिस योर 10 क्वेश्चंस आर कंप्लीट। लेकिन इसके बाद मैं ऑफकोर्स आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देने वाली हूँ, बड़े ही ध्यान से इसको पढ़ना और करना। इफ आउटस्टैंडिंग रेंट इज नॉट रिकॉर्डेड एट द ईयर एंड, प्रॉफिट विल बी व्हाट? अंडरस्टेटेड, ओवरस्टेटेड, अनअफेक्टेड और विल बी डबल्ड। बड़ा ही आसान है लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल है। इसको दिमाग लगाओ कि क्या होना चाहिए इसका सही आंसर, और लिखिए इसको कमेंट सेक्शन में भी कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, और जरूर अपनी पार्टिसिपेशन दिखाओ इवन इफ ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज नो वरी, हमें पता लगेगा, है ना, हमें और चीजें पता लगेगी कि स्टूडेंट्स कहाँ पे फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो हम और ऐसी वीडियोस और लेके आएंगे और प्रैक्टिस कराएंगे आपको। सो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट गूगलिंग इट, आप इसका आंसर पता करिए और लिखिए इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है जी,
चलिए आगे देखते हैं कि आप हमारे को कांटेक्ट करने के लिए कौन से नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं. दिस इज द नंबर. और अगर आपको हमारी वेबसाइट को विजिट करना है, दैट इज edutab.in. ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए मैं आपको बता देती हूँ. edutab.in पे जब आप जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ edutab.in. ठीक है, यहाँ पे जब आप जाएंगे तो कोर्सेज के अंडर यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे. बेसिकली इस 2 डे डेमो कोर्स के बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. ठीक है, जो ₹1 में आपके लिए अवेलेबल है. और इस मास्टर कोर्स जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, आपके कंसेप्ट क्लासेस, नोट्स, करंट अफेयर्स, मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, सब कुछ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब कुछ इंक्लूडेड है इन दिस प्राइस 5405. अगर आपको सही लगता है तो आप जरूर इसको अवेल करिए. फ्लैट 53% ऑफ चल रहा है, इसको अवेल करिए. बाय नाउ पे क्लिक करिए एंड देन आप इस मास्टर कोर्स को अवेल कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको जानना है, इससे पहले प्रीव्यू करना है, तो ऑफ कोर्स आप इस मास्टर कोर्स का 2 डे डेमो भी ले सकते हैं. एंड देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स. तो इसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो इसमें कवर्ड हैं. तो आपको अगर उन्हीं सब्जेक्ट्स के बारे में लेना है, ठीक है, स्पेशली उन्हीं सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है, तो आप ये वाला भी कोर्स ले सकते हैं. थोड़ा से आपके पैसे यहाँ पे बच रहे हैं. बट ऑफ कोर्स मैं हमेशा सजेस्ट करूंगी कि मास्टर कोर्स लीजिए, बिकॉज आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा. So I think best of luck everyone, keep learning, and even if you have a doubt then write down in the comment section. if वीडियो पसंद आई है तो भी write down in the comment section. और पार्टिसिपेशन जरूर दिखानी है. होमवर्क क्वेश्चन के आंसर की मैं बिल्कुल वेट करूंगी. So keep learning, best of luck everyone.